चलो कुछ हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पहले उसको देखो। ठीक है, चलो सबसे पहला हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का क्या है, इसका तो ना 3 क्राइटेरिया है। मतलब ये कि एडजेसेंट एंगल हम तभी किसी को कह सकते हैं जब उसके पास ये तीनों खूबी हो। ये तीनों खूबी क्या है उसको देखो। सबसे पहला हमारा है दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है जरा बताओ हमको कोई। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। उसके बाद सेकंड है दे हैव अ कॉमन आर्म। ये आर्म क्या है ये भी बताओ कोई हमको जल्दी। तीसरा है द नॉन कॉमन आर्म आर either side of the common arm। इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों को हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहला क्या है, एक डायग्राम पहले बनाते हैं हम लोग। इसको यहां पे ध्यान से देखो, अभी लिखना मत, हम टाइम देंगे लिखने के लिए। ठीक है, चलो यहां पे हम लोग ले लेते हैं ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो हमारा पॉइंट था और इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये जो हमारा रे है ए बी और बी सी, इसी को तो हम लोग आर्म कहते हैं, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद एक दूसरा रे हम लोग खींचने जा रहे हैं जिसका नाम होगा डी, यानी कि बी डी, और इसका भी वर्टेक्स सेम होगा। तीनों रे का जो एक वर्टेक्स है सेम है। तो क्या ये पहले वाले क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहा है, जरा देखो तो। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, सभी का क्या है, एक कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दे हैव अ कॉमन आर्म। अब कॉमन आर्म क्या है जरा देखो तो। यदि हमको ये एंगल चाहिए, यदि हमको ये एंगल चाहिए और एक ये एंगल चाहिए, तो इस एंगल का नाम क्या हो सकता है हर्षित, जरा बताओ। इस एंगल का नाम ए बी और ये जो डी, ये जो हमारा रे फॉर्म कर रहा है एक एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ए बी डी, है ना। तो एंगल ए बी डी और इस एंगल का नाम बताओ, सी बी डी। ठीक है, एंगल सी बी डी। ठीक है, अब एक और चीज, ध्यान इधर। जब हम लोग एंगल निकाल रहे थे तो क्या इस दोनों एंगल को निकालने के टाइम ये वाला आर्म दोनों में कॉमन दिख रहा था क्या दोनों में कॉमन दिख रहा था। जब हम लोग इसका एंगल निकालेंगे तो ए बी डी, ये वाला हमारा आ गया आर्म। अब जब इसका निकालेंगे तो सी बी डी, दोनों में कॉमन आ गया। तो दीज आर नोन एज कॉमन आर्म्स। ठीक है, अब आगे देखो, क्या ये सेकेंड वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर पाया। दे हैव अ कॉमन आर्म, बिल्कुल एक कॉमन आर्म है, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन आर्म मतलब ये हो गया कि दोनों में ये आर्म शामिल रहेगा, दोनों एंगल में। इस एंगल को जब आप निकालेंगे तब भी ये शामिल रहेगा, इस एंगल को जब आप निकालेंगे तब भी ये शामिल रहेगा। जैसे ए बी डी, यानी कि इस एंगल को जब हम निकाल रहे हैं तो ये रे हमारा आ रहा है ना। उसके बाद जब इसको निकालेंगे इस वाले एंगल को, तो एंगल सी बी डी, फिर से ये आया, दोनों में कॉमन है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कॉमन आर्म। अब तीसरा वाले क्राइटेरिया पे चलते हैं हम लोग। इसमें क्या है, द नॉन कॉमन आर्म आर आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म।
मतलब ये हो गया कि जो कॉमन आर्म नहीं है, इसमें इन तीनों आर्म में कौन सा कॉमन आर्म नहीं है, जरा बताओ तुमको, कौन सा? BC, ठीक है, एक हो गया। और आगे? और AB, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट आर्म है, दोनों कॉमन नहीं है। कॉमन क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप इसका एंगल निकालिएगा तो ये वाला आएगा लेकिन ये नहीं आएगा, जब आप इसके एंगल को निकालिएगा तो ये आएगा लेकिन ये नहीं आएगा। तो क्या नॉन कॉमन आर्म आर आइदर साइड, यानी कि इधर भी और इधर भी आपको देखने को मिल रहा है कॉमन आर्म के, इधर भी आइदर साइड का मतलब हो गया दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं। तो आर्म के दोनों तरफ आपको नॉन कॉमन आर्म देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो जहां पे ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए उसको हम लोग कहते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट को हम लोग मेनली हिंदी में पड़ोसी भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पड़ोसी। तो क्या ये दोनों आपस में पड़ोसी है? बिल्कुल है, बस एक दीवार का तो गैप है, बाकी तो पड़ोसी ही है। तो एंगल ABD एंड एंगल CBD आर कौन सा एंगल? एडजेसेंट एंगल्स, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट? चलो, अब हमारा सेकंड है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कौन सा है? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। लीनियर पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या है, इसको समझते हैं। अच्छा, ये चीज यदि समझ में आ गया है ना तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी हमको समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा? देखो यार, ये जो यहाँ पे है सब चीज इसको ऐसा ही रहने दो, एकदम सब चीज एकदम सेम टू सेम ऐसा ही रहने दो। जब हम लोग इस आर्म को, यानी कि आर्म A और B को यहां से खींचकर इस प्रकार से यहां पे लेते आएंगे इस प्रकार से, तब हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला आर्म और ये वाला आर्म दोनों अपोजिट हो जाएगा। सेम डायग्राम बनाते हैं। और नेमिंग भी हम लोग सेम करेंगे, ठीक है। तो इस वाले आर्म का क्या नाम है? A और B। तो हम लोग इसको क्या किए हैं, यहां से खींचकर इस प्रकार से इसको यहाँ पे स्ट्रेट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? A, कोई दिक्कत नहीं। और ये चूंकि ये कॉमन पॉइंट है तो ये हमारा कॉमन पॉइंट B ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला जो एक आर्म था हमारा कॉमन आर्म, ये हमारा D ही रहेगा, और ये जो था हमारा C, वो तो C रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहां पे बनता है, कैसे बनता है? जब हम लोग इस एडजेसेंट वाले डायग्राम को इस प्रकार से खींचकर जब हम लोग इस प्रकार से डिजाइन कर देते हैं तो यहाँ पे आपको दो जगह एंगल देखने को मिल रहा होगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो पहला एंगल कहाँ पर? ये, और दूसरा एंगल यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। These are known as linear pair of angles, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल हमेशा याद रखिएगा तभी बनता है जब एक स्ट्रेट लाइन पर कोई एक रे स्टैंड हो, कोई दिक्कत? वो स्टैंड हमारा वर्टिकली भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है। जैसे यदि यहाँ पे देखा जाए तो इस प्रकार का ये इंक्लाइंड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही रहे, इस प्रकार का भी हो सकता है। बस शर्त क्या है? शर्त ये है कि दो आपके पास रे होना चाहिए जो कि एक पूरा का पूरा मिल के एक लाइन को बना रहा होगा। ये दो रे ही तो है, रे AB और रे BC, लेकिन यदि इसको एक साथ कहा जाए तो लाइन कह सकते हैं हम लोग, लाइन A और C। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आगे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे हालांकि, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे इस एंगल का नाम लिख लेते हैं। एंगल, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? एंगल ABD, और इस एंगल का नाम क्या होगा? CB और D। तो ये दोनों हमारा कौन सा एंगल है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एंगल ABD एंड एंगल CBD आर लीनियर
पेयर ऑफ एंगल्स। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? अब आगे, लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब ये हो गया कि मान लीजिए यदि यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा हो और यहाँ पे भी कुछ एंगल बन रहा हो, जब आप दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो उसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये सम 80 डिग्री ही क्यों हुआ, 180 ही क्यों हुआ, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे और ये हम लोग अपने थ्योरम में प्रूफ करेंगे। कोई दिक्कत? तो हम लोग फिलहाल यहाँ पर लिख सकते हैं कि सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग अभी प्रूफ करेंगे अपने थ्योरम में, इसको प्रूफ करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये मानकर चलिए कि लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें आगे बढ़ सकते हैं। चलो, नेक्स्ट हमारा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरा है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है इसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो, जब दो रे आपस में इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट का मतलब क्या? दोनों एक दूसरे को क्या करे? कट करे। कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी कर सकता है, वो बीचों बीच भी कर सकता है, इस प्रकार से भी कर सकता है, इस प्रकार से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में फर्क है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि वो कहीं से भी एक दूसरे के ऊपर होके गुजर सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है, ये हो गया हमारा इंटरसेक्ट। लेकिन बाइसेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल बीचों बीच, और बाइसेक्ट को हम लोग ये कहते हैं कि वो दो अलग अलग इक्वल पार्ट में बांट देता है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे वर्ड आप बाइसेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, क्या यूज करेंगे? इंटरसेक्ट। तो जब दो रे आपस में इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट करने के बाद जो उनके बीच में एंगल बनेगा वही होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। डायग्राम से जरूर समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक लाइन है जिसका नाम हो सकता है L, और ये एक लाइन है जिसका नाम हो सकता है M। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा और यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, इसको भी हम लोग कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब लाइन का तो नाम दे दिए L और M, इसको थोड़ा सा हम लोग वर्टेक्स भी दे लेते हैं। A, इसका नाम दे दीजिए B, इसका नाम C और इसका नाम D। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? आगे, अब यहाँ पे कौन सा एंगल हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, देखिए। और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, कौन बताएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि हम लोग अपने पिछले क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जब कंकरेंट लाइन में जो पॉइंट होता है उसका नाम पॉइंट ऑफ कंकरेंस। ठीक है, अब इस पॉइंट का नाम हम लोग मान लो O दे देते हैं। ठीक है, तो चलो, कोई हमको इस एंगल का नाम बताओ, इस एंगल का जो यहाँ पे बन रहा है AOD। तो यहाँ पे एंगल AOD एंड इस एंगल का नाम बताओ, या फिर एंगल COB या फिर एंगल BOC। तो एंगल AOD एंड एंगल COB आप दोनों लिख सकते हैं, BOC भी लिख सकते हैं, आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। हो गया?
वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी प्रकार सिमिलरली ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, अपोजिट ही होंगे वर्टिकली। तो इसका भी नाम जरा बताओ, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब इस वर्टिकली अपोजिट एंगल में कोई भी डाउट, हर चीज समझ में आ गया। अब एक और चीज यहां पर इसी का है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। मतलब क्या हो गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल यदि यहाँ पे एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ बी दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं तो इन दोनों का जो वैल्यू होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, उसी प्रकार से इस एंगल का और इस एंगल का भी वैल्यू सेम होगा। ये कैसे होगा इसको भी हम लोग थ्योरम में प्रूफ करेंगे। अभी इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग फटाफट अपना 2 थ्योरम प्रूफ करेंगे। पहला ये कि लीनियर पेयर का जो सम है वो 180 कैसे होता है, और दूसरा ये कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो वैल्यू होता है वो इक्वल कैसे होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? चलिए इसको फटाफट अपना कॉपी कीजिए तो जल्दी जल्दी का। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या है? अच्छा, हम लोग पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं ना, पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं। पैरेलल लाइंस क्या था? पैरेलल लाइंस 2 ऐसे लाइन होते हैं जिनको कि आपस में बहुत ही ज्यादा दुश्मनी रहता है ना। मतलब कि ये दोनों आपस में कभी भी मिलना नहीं चाहते हैं, है ना। जैसे ये दोनों लाइन है, मान लेते हैं इस लाइन का नाम सपोज L, इस लाइन का नाम M। ठीक है, अब इस दोनों लाइन को जो एक अलग लाइन इंटरसेक्ट कर दे, याद रखना बाइसेक्ट नहीं बोल रहे हैं, इंटरसेक्ट बोल रहे हैं, है ना। तो इन दोनों पैरेलल लाइन को जो एक अलग से लाइन यानी कि थर्ड लाइन जो इंटरसेक्ट कर दे दोनों को, वही हमारा कहलाता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल फॉर एग्जांपल इस लाइन का नाम दीजिए L M N। ठीक है, तो ये लाइन हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्सल कहलाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख भी लेते हैं। लिखना क्या है, ऊपर में तो हेडिंग ही वही है हमारा, है ना। तो ट्रांसवर्सल हमारा यही हो गया। अब जो हमारा मेन मुद्दा है इसको पढ़ने का वो है कि ट्रांसवर्सल ही एक ऐसा लाइन है जिसके कारण 2 पैरेलल लाइन पे हमको करस्पॉन्डिंग एंगल भी पढ़ना पड़ता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी पढ़ना पड़ता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी और को इंटीरियर भी। यदि ये ट्रांसवर्सल नहीं होता तो हम लोगों को ये 4 एंगल नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन ये ट्रांसवर्सल है तो हम लोगों को ये 4 एंगल भी पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ट्रांसवर्सल समझ में आया क्या है? ये मेनली हमारा एक क्या है, लाइन है जो कि 2 पैरेलल लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट कर देते हैं, है ना। कोई दिक्कत? चलो चौथा हो गया। 5वां कोरस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है समझते हैं इस चीज को। जरा देखो तो यहाँ पे एक ही डायग्राम हम लोग यहाँ पे बनाएंगे और उसी से हर एक एंगल को समझ लेंगे, ठीक ना। चलो देखो यहाँ हमारे पास 2 पैरेलल लाइन है, एक ये और एक ये। इस एंगल का लाइन का नाम हो गया हमारा L, इसका नाम M, और
इसका नाम हो गया एन ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। सपोज मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं P और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं Q, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब आगे यहां पर और हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि एंगल जब भी बनता है वो दो रे के मदद से ही बनता है, ये हम लोग जान चुके हैं, है ना। तो यहां पे भी एक एंगल बन रहा होगा, यहां पे भी एक एंगल बन रहा होगा और यहां पे भी एक एंगल बन रहा होगा, क्योंकि इन दोनों रे के बीच में हमारा बन रहा है। उसके बाद यहां भी एक एंगल बन रहा होगा, एक यहां भी एंगल बन रहा होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे भी होगा चारों जगह पे, तो यहाँ पे भी हमारा एक एंगल होगा, एक यहाँ पे भी होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पर होगा। इन्हीं सब के मदद से हम लोग चारों एंगल का टाइप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली इसको एंगल 1 के नाम से जान सकते हैं, इसको एंगल 2 के नाम से, इसको एंगल 3 के नाम से, इसको एंगल 4, इसको एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो हमारा यहाँ पे हेडिंग था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। तो सबसे पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जरा देखो, जब भी एंगल लाइन के ऊपर बने वो हमारा कहलाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे हमारे पास दो लाइन है, एक ये भी है और एक ये भी है, ठीक है। तो जरा बताओ लाइन के ऊपर कहाँ कहाँ पर एंगल बन रहा है। तो हमारा एंगल 1 है और एंगल 2 है, कोई दिक्कत। उसके बाद अब आ जाओ थोड़ा सा और नीचे, यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पलट दो, M को ऊपर कर दो, L को नीचे कर दो। जरा देखो तो गौर से, जब इसको पलटेंगे हम लोग तो क्या 4 और 8 भी लाइन के ऊपर बन रहा होगा क्या? थोड़ा सा इसको इमेजिन करो और थोड़ा सा इसको पलटता हुआ अपने इमेजिनेशन में जरा देखो तो, क्या 4 और 5 भी लाइन के ऊपर बन रहा होगा? बिल्कुल बन रहा होगा, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या 3 और 7 भी लाइन के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा होगा? तो ये हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो जरा हमको अब एक एक एंगल का नाम बताते जाओ। एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 3, एंड एंगल 7। ये सारा का सारा हमारा कौन सा है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। हाँ, लेकिन तरीका सारा आपको तब नजर आएगा जब आप इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। कोई दिक्कत? बस नहीं, मैथ में आपको ये करना पड़ेगा। मैथ इसीलिए तो हम हमेशा से कह रहे हैं कि मैथ यदि मानो तो पूरा का पूरा हकीकत है और पूरा का पूरा मानो तो एक कल्पना में ही चलता हुआ सब्जेक्ट है। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि इसको पलट के भी जब हम लोग एक बार देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारा का सारा जो एंगल है वो कॉरस्पॉन्डिंग नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया हर चीज। अब इसके आगे है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग के बाद, ये तो हो गया होगा इधर का। चलो इसके बाद हमारा है ट्रांसवर्सल। कहां पर नहीं लिखे थे? अच्छा, वीडियो में है, उसको लेकर लिख लेना है, ठीक है। चलो देखो यार, हालांकि जब हम लोग इसको पलट कर देखेंगे तो ये सारा का सारा आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही नजर आएगा, है ना। लेकिन कुछ देर के लिए, हालांकि अब हर एक सवाल में आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप पलट के उसको जो है सॉल्व कीजिए, है ना। मैथ ये नहीं कहता है, बात समझ में आ गया। मैथ आपको जो जैसा डायग्राम दे दिया उसी के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करके कुछ जोड़ तोड़ के अपना सवाल को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जब ये डायग्राम है, यानी कि जब हम लोग इसको नहीं पलटेंगे तो उस समय पे हमारा
जो करस्पॉन्डिंग एंगल नजर आ रहा है, जैसे कौन सा नजर आ रहा है, 1 और 5, 2 और 6, ठीक है, उसके बाद 4 और 8, 3 और 6, ठीक है। चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। पहला एंगल 1 बराबर होगा किसके, एंगल 5 के, कॉमा, कोई दिक्कत। उसके बाद एंगल 2 बराबर होगा किसके, एंगल 6 के, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, कॉमा। उसके बाद एंगल 4 होगा किसके बराबर, एंगल 8 के बराबर, एंगल 8 के बराबर। तो एंगल 2 बराबर होगा, सॉरी एंगल 2 नहीं है, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के, और लास्टली एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के। ये सब पढ़े हुए हो, जान रही थी ये सब चीज, तब तो बहुत अच्छा चीज है। तो ये समझ में आ गया हमको। मतलब यदि यहाँ पे देखा जाए तो ये सारा का सारा एंगल आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो जब भी आपको कॉरस्पॉन्डिंग देखा जाए तो ये ऊपर वाला और इसके ऊपर वाला दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये ऊपर वाला इसके ऊपर वाला बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद ये इसके, यदि इसको पलटेंगे तो वो हमारा ऊपर ही नजर आएगा, लेकिन फिलहाल अभी ये इसके नीचे वाला और ये इसके नीचे वाला और ये इसके नीचे वाला और ये इसका नीचे वाला आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। कोई भी समस्या यहाँ तक, बात समझ में आ गया। अब आगे 5 नंबर तक हो गया। छठे में हमारा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे इंटीरियर से मालूम चल रहा होगा कि अच्छा कुछ ऐसा एंगल होगा जो कि अंदर में होगा, है ना, ऐसा ही तो नजर आ रहा है। चलो अब जरा समझते हैं इस चीज को कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा क्या है। देखो यहाँ पर एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। याद रखिएगा हमेशा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड रहता है, ठीक है। तो एंगल 4 हमारा बराबर होगा एंगल 6 के, और एंगल 3 बराबर होगा हमारा एंगल 5 के। क्यों, क्योंकि ये इंटीरियर है, अंदर वाला है। अब एक्सटीरियर भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इंटीरियर में क्या है, ये हमारा सिस्टम है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। चलो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये हमारा हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलो अब हमको जरा कोई अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जरा बता के दिखाओ तो, कौन सा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। वेरी गुड, ये हो गया हमारा एक्सटीरियर, यानी कि ये पैरेलल लाइन के बाहर है ना। तो लिख लेते हैं हम लोग इस चीज को भी। 7 में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। चलो फटाफट बताओ हमको, एंगल कौन सा एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 कॉमा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। हो गया काम खत्म, ठीक है। चलो आगे हमारा है 8वां नंबर में को इंटीरियर, अच्छा इसको कैपिटल में ही लिख लेते हैं, को इंटीरियर क्या है, जरा कोई इसमें हमको बता सकता है, को इंटीरियर क्या है। को इंटीरियर ये है
4 और 5 और 3 और 6, कोई दिक्कत नहीं। तो को इंटीरियर हमारा ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में पाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा हो गया 4 और 5 और 3 और 6। लेकिन को इंटीरियर एंगल आपस में बराबर नहीं होते हैं। इन दोनों का सम 180 होता है लेकिन बराबर नहीं होते हैं। यदि ये 60 है तो ये कुछ और होगा, 120 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। लेकिन कभी भी दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये सारे के सारे आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन को इंटीरियर आपस में इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन इसका सम जो है वो 180 के बराबर होता है, कोई दिक्कत। चलो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। एंगल कौन सा है हमारा, 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसके बाद एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू ऑल्सो 180 डिग्री। हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब को इंटीरियर का जो है ना अलग अलग नाम है। क्या नाम है, इसको कभी कभी अलाइड एंगल्स भी कहते हैं। अलाइड एंगल्स भी कभी कभी इसको कहते हैं। इसको कभी कभी हम कंजिक्यूटिव एंगल भी कहते हैं। कंजिक्यूटिव एंगल भी कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो इसको भी फटाफट अपना कॉपी करो, इसके बाद हम लोग अपने थ्योरम पर चलेंगे। चलो इसको भी लिखो जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी। इसका एक और नाम है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ऐसा क्यों कहा गया, जरा देखो तो इस चीज को। क्या इस सेंटेंस में कोई लॉजिक नजर आ रहा है क्या? इंटीरियर एंगल मतलब क्या, अंदर वाला एंगल। क्या सही में ये अंदर वाला एंगल है? बिल्कुल सही में अंदर वाला एंगल है। ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में आपको देखने को मिलते हैं, अपोजिट साइड में तो देखने को नहीं मिल रहे हैं। जैसे एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम साइड में था हमारा इधर, और 3 और 6 भी हमारा 180 है, सेम साइड है। ये हमारा हो गया पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। अब इसके बाद हम लोग अपने थ्योरम पर चलेंगे। इसको फटाफट कॉपी कीजिए आप लोग।